Hello everyone and welcome to Study Adda. So this is Vaibhav Shukla and today we are going to talk about the exam analysis of question paper of CLAT 2020. लेकिन हम पूरे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस नहीं करेंगे, हम किस सेक्शन का एनालिसिस करेंगे, उस सेक्शन का नाम है CLAT 2020 का लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन। कौन सा सेक्शन? लीगल एप्टीट्यूड। ठीक है, चलिए अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, जितने भी क्वेश्चन पेपर बेस्ड लेक्चर्स आपने देखे होंगे, उसमें आपने क्या देखा होगा कि एक टाइप का क्वेश्चन है जो कि क्या है, प्रिंसिपल बेस्ड है। कैसा है? प्रिंसिपल बेस्ड है या फिर रूल बेस्ड है। दूसरा कैसा है? असर्शन रीजन वाले हैं। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन हैं जो एप्टीट्यूड बेस्ड हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो सीधे सीधे जिनमें फैक्चुअल सिचुएशन दे दी जाती है ना। क्या दे दी जाती है? फैक्चुअल सिचुएशन दे दी जाती है, कोई प्रिंसिपल नहीं दिया जाता, आपको अपनी रीजनिंग लगाते हुए उसका आंसर देना पड़ता है। तो कुछ इसी तरीके से हमारे सामने यहाँ पे भी क्वेश्चन दिए गए होंगे, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे ना, उनके पहले एक लॉन्ग पैसेज दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? एक लॉन्ग पैसेज दिया रहेगा। ठीक, वो पैसेज कुछ इस तरीके का दिखेगा। देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक, ये इतना बड़ा पैसेज है, ठीक, यहाँ तक। उसके बाद से क्वेश्चंस उससे शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे। तो अब इसे सॉल्व कैसे करना है? हमें क्वेश्चंस को पढ़ना है। एक बार, अभी तक एक ही बार इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आया है, तो हमें इस पैसेज को पढ़ना है। क्या करना है? रीड करना है। ठीक है, केयरफुली हमें इसको पढ़ना है और पढ़ करके हमें इसे समझना है। फिर हमें देखना है कि हम कौन सा आंसर इसमें से, जो चार क्वेश्चन जैसे फर्स्ट जो पैसेज है उसमें से हमें 4 क्वेश्चन पूछे गए, तो अब हमें देखना है कि भाई वो चारों क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन है और उनके पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं। बात क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक, तो देखिए होना क्या है कि इतने बड़े पैसेज को पढ़ने के लिए आपके लिए क्या ज़रूरी है? आपके लिए ज़रूरी है, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ है वो है रीडिंग स्किल्स। ठीक है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, न्यूज़पेपर पढ़िया करिए। ठीक है, न्यूज़पेपर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये देखिए, कोविड-19 के बारे में एक आर्टिकल था। 2 स्लाइड खत्म हो गई, तीसरी स्लाइड भी आधी खत्म हो गई। ठीक है, ढाई 3 स्लाइड में, और ये तो छोटे फॉन्ट में लिखा है तब, है ना। इतना बड़ा ये पैसेज है। ठीक है, करीबन जब एग्जाम में आता है तो एक पेज में, आधे से ज़्यादा पेज में ये पैसेज आता है। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए आपको अपनी रीडिंग स्किल डेवलप करनी पड़ेगी थ्रू न्यूज़पेपर। अब थ्रू न्यूज़पेपर मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स आप पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर में रिलेटेड चीज़ें आप पढ़ेंगे, तो उससे क्या होने वाला है ना, कि उससे आपका शायद कोई टॉपिक ऐसा हो जो वहीं के वहीं रेडी हो जाए। जैसे कि अप्रैल 17, 2020 को क्या हुआ, इकोनॉमिक टाइम्स के पेपर में एक एक्सर्प्ट आया। ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स में नहीं, बिजनेस टुडे में। किसने लिखा था? रंजना रॉय ने लिखा था, है ना। रंजना रॉय गवाई ने अप्रैल 17, 2020 को एक एक्सर्प्ट लिखा। किसमें? बिजनेस टुडे में। वो ही आपका क्लैट 2020 का क्या बना? क्वेश्चन नंबर 1 का पैसेज बना। बात समझ में आ गई? क्लियर है बात, है ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स और जो थोड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें पढ़ना है ना। तो बिल्कुल हमें हमारी प्रिपरेशन में कमी नहीं रखनी है। हमें हमारी तरफ से पूरा 100% प्रिपेयर होके जाना है। कितना प्रिपेयर होके जाना है? 100% प्रिपेयर होके जाना है, और एक भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। बात खत्म? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, अगर नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के पैसेज को पढ़ते हैं। पहले पूरे पैसेज को समझेंगे, पैसेज क्या कह रहा है। जब पैसेज को समझ लेंगे उसके बाद देखेंगे कि उसके क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, और देखिए ये जो पैसेज है ना, ऐसा नहीं है कि ये पैसेज आपका पूरा इंग्लिश का है, ऐसा नहीं है ना। ये पैसेज इंग्लिश का नहीं है, इसके बीच में कहीं उन्होंने लीगल व्यूज डाले हैं, है ना, या फिर लीगल प्रिंसिपल्स डाले हैं। क्या डाले हैं?
लीगल व्यूज और लीगल प्रिंसिपल्स इसके बीच में उन्होंने कहीं ना कहीं ऐड कर रखे हैं, तो उन्हें हमें पढ़ना है, उन्हें हमें ढंग से देखना है और उन्हें ढंग से पढ़ते हुए देखते हुए फिर हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर देखना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, इसमें हमें क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है आपके 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों है? क्योंकि पहली बार ही ऐसा क्वेश्चन पेपर आया था और अब नया कंसेप्ट यही है, तो दूसरा जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो भी कुछ इसी तरीके से आएगा। तो क्लियर है बात? ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। उसके बाद हम नए नए टॉपिक्स के बारे में अलग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, जो कि इस साल के क्वेश्चन के इस साल के क्वेश्चन पेपर के क्या बन सकते हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए, तो पहला पैसेज पढ़ेंगे, पहला पैसेज क्या कर रहा है देखेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई हमें क्या क्या करना है। ठीक, यहां तक क्लियर है किस तरीके से तैयारी करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, हमारी अप्रोच क्या होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इस पैसेज को समझते हैं। पैसेज बोल रहा है कि द कोविड-19 पेंडेमिक हैज टेकन द एंटायर वर्ल्ड हॉस्टेज इन लेस देन 4 मंथ। ठीक है, पैसेज का पहली लाइन बोल रही है कि जो कोविड-19 का पेंडेमिक है, ठीक है, कोविड-19 पेंडेमिक इसने क्या किया है, इसने पूरे के पूरे वर्ल्ड को हॉस्टेज बना लिया है, वो भी कितने दिनों में, 4 महीने से कम दिनों में। ठीक है, विद इन लेस देन 4 मंथ्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि कोविड-19 के पेंडेमिक ने पूरे वर्ल्ड को हॉस्टेज बना लिया है विद इन लेस देन 4 मंथ्स। ठीक, चलिए, एंड द ग्लोबल इकोनॉमी हैज बीन हिट द हार्डेस्ट with the governments across the globe implementing stringent policies including lockdown to control the coronavirus outbreak। बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्या कह रहा है ये कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो सबसे ज्यादा हिट किया है उसे कोरोना वायरस पेंडेमिक ने। क्यों हिट किया है? क्योंकि जो गवर्नमेंट है अक्रॉस द वर्ल्ड वो अलग अलग तरीके की, ठीक है, अलग अलग तरीके की पॉलिसीज इंप्लीमेंटिंग कर रही हैं। ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब जो अलग अलग गवर्नमेंट है वो अलग अलग तरीके की पॉलिसीज को अप्लाई कर रही हैं, ठीक है, इंप्लीमेंट कर रही हैं। और उसमें एक पॉलिसी का नाम क्या है, इंक्लूडिंग दी लॉकडाउन। ठीक है, लॉकडाउन का मतलब आप सभी जानते होंगे, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है आई गेस। ठीक, टू कंट्रोल दी कोरोना वायरस आउटब्रेक। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जो कोरोना वायरस है वो क्या हो जाए, वो कंट्रोल हो जाए। क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए, आई होप नहीं होगी। ठीक है, तो पहला हमारा जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है कि कोविड-19 पेंडेमिक ने पूरे वर्ल्ड को हॉस्टेज बना रखा है, वो भी 4 महीने से कम के टाइम में पूरे वर्ल्ड को हॉस्टेज बना लिया है। और जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको सबसे ज्यादा इस पेंडेमिक ने हिट किया है। किस तरीके से हिट किया है? क्योंकि जो गवर्नमेंट है पूरे वर्ल्ड में अक्रॉस द ग्लोब जो गवर्नमेंट्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो अलग अलग तरीके की स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज का इम्प्लीमेंट कर रही हैं, जिसमें लॉकडाउन भी इंक्लूडेड है। ठीक, और ये सारी चीजें क्यों की जा रही हैं? ये सारी चीजें की जा रही है कोरोना वायरस के आउटब्रेक को कंट्रोल करने के लिए। तो क्या कह रहा है कि द पेंडेमिक टुडे प्रेजेंट्स अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस। पेंडेमिक ने कैसे चैलेंजेस हमारे सामने प्रेजेंट किए हैं जो आज से पहले हमने कभी नहीं देखे थे। ठीक है, आज से पहले जो कभी नहीं हुए थे। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या हुआ? अनप्रेसिडेंटेड का मतलब हुआ कि भाई जो ऐसी चीजें जो आज से पहले कभी नहीं हुई है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका वर्ड लिखा हुआ है स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या हुआ? स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रिक्ट। ठीक, तो ये 2-3 वर्ड्स हैं यहाँ पे, इनका भी आप मीनिंग बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए कि स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है वेरी स्ट्रिक्ट और अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है समथिंग विच नेवर हैपेंड बिफोर। ठीक है, चलिए, तो कैसे ऐसे चैलेंज जो आज से पहले कभी नहीं आए हैं, ऐसे चैलेंज ये हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है। और इम्पेडिमेंट्स टू बिजनेस इन कंडक्टिंग देयर नॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, और बिजनेस में रुकावटें ला रहा है ताकि वो अपनी नॉर्मल ऑपरेशंस को कंटिन्यू ना कर पाए। ठीक है, तो बेसिकली इसने क्या कहा, देखिए, बेसिकली ये कह रहा है कि भाई कोविड-19 ने 4 महीने से कम की समय में ही पूरे
वर्ल्ड को क्या कर लिया, अपना हॉस्टेज बना लिया। उसके बाद उसने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत हार्डली हिट किया, क्योंकि गवर्नमेंट अक्रॉस द ग्लोब क्या कर रही थी, बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसीज के साथ बाहर आ रही थी और बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रही थी, जिसमें से एक पॉलिसी का नाम है लॉकडाउन, ठीक है। और लॉकडाउन और ये सारी पॉलिसीज क्यों आ रही थी, ये सारी पॉलिसीज आ ही इसलिए रही थी ताकि जो कोरोना वायरस पेंडेमिक है उसे कंट्रोल किया जा सके। बात यहाँ तक समझ में आ गई। दूसरी चीज बोल रहा है कि जो पेंडेमिक है ना, उसने क्या किया है, उसने कुछ ऐसे चैलेंजेस हमारे सामने ला करके खड़े कर दिए थे जो आज से पहले कभी नहीं आए थे। जैसे कि मैं हूं, आप हो, हमने शायद हमारी जीवन की पहली महामारी देखी थी, ठीक है। महामारी का मतलब पेंडेमिक, ठीक है। हमने पहली बार शायद हमारे जीवन में पेंडेमिक देखा था। तो जिस इंसान ने पहली बार जीवन में पेंडेमिक देखा हो, उसके सामने ये लॉकडाउन, ट्रेन बंद, बसेस बंद, फ्लाइट्स बंद, आप कहीं जा नहीं सकते, घर से निकल नहीं सकते, घर में ही रहना है, घर से बाहर नहीं, किसी से हाथ नहीं मिला सकते, सबसे नमस्ते करना है, मास्क पहनना है। तो ये सब हमारे सामने नए चैलेंजेस थे जो हमने कभी नहीं देखे थे, ठीक है। तो ये एक तरीके से कैसे चैलेंजेस थे, ये एक तरीके से अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस थे, ठीक है। और दूसरी चीज ये कह रहा है कि उसने बिजनेस के सामने कुछ ऐसे ऑपरेशंस, कुछ ऐसे इंपेडिमेंट्स ला करके खड़े कर दिए जो कि उनकी नॉर्मल परफॉर्मेंस को रोक रहा है, ठीक है। इंपेडिमेंट्स का मतलब क्या होता है, जो आपको रुकावटें बने, आपके रास्ते में जो रुकावटें होती हैं उन्हें कहा जाता है इंपेडिमेंट्स, ठीक। तो बिजनेस की इंपेडिमेंट्स ताकि उनके नॉर्मल ऑपरेशन को भी इस पेंडेमिक ने रोक दिया। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। तो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि द लॉकडाउन अक्रॉस द वर्ल्ड हैज कॉज्ड डिलेज इन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रांजैक्शन। ये कह रहा है कि भाई जो अक्रॉस द वर्ल्ड लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, देखिए यहां से एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इन्होंने इसमें इंक्लूड कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट की बात ही ले आए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक लॉ है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया आपके इसमें। भले ही हम बात कर रहे थे कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बीच में एक ऐसा लीगल प्रिंसिपल डाल दिया है जिससे कि वो आगे क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे और आप लोगों से पूछेंगे। तो हमें ये नहीं सोचना है भाई, देखिए अगर उन्हें पैसेज ही पूछना होता तो वो इंग्लिश के सेक्शन में पूछ लेते हैं ना, आपको इंग्लिश भी तो पढ़ाई जाती है और फ्री में तो पढ़ाई नहीं जाती, तो वो इंग्लिश के सेक्शन में भी पूछी जा सकती थी ये चीजें। लेकिन उन्होंने इंग्लिश की सेक्शन में इसलिए नहीं पूछते क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे, 300-400 वर्ड्स के पैसेज को, तो बीच में आपको एक 150 से 200, 150 to 200 वर्ड्स का एक लीगल प्रिंसिपल मिलेगा और उस लीगल प्रिंसिपल पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चन बनाते हैं। बात क्लियर है? चलिए, तो यहां से आपका शुरू हो गया लीगल प्रिंसिपल। लीगल प्रिंसिपल किस बारे में बात कर रहा है? बात कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। और क्या कह रहा है कि द लॉकडाउन अक्रॉस द वर्ल्ड हैज कॉज्ड डिलेज इन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ट्रांजैक्शन। कह रहा है कि भाई जो लॉकडाउन हुआ है अक्रॉस द वर्ल्ड, उसने क्या किया है, उसके कारण डिले हुआ है किसमें, परफॉर्मेंस में। किस चीज की? कॉन्ट्रैक्ट की या फिर ट्रांजैक्शंस। जो भी ट्रांजैक्शंस होने थे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होने थे, उनकी परफॉर्मेंस में डिले हुआ है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। लोग कहीं जा नहीं पा रहे थे, घर से बाहर निकल नहीं पा रहे थे, ठीक है। कुछ दिनों तक तो ऐसा भी हुआ था कि जो ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट में हमारा क्या होता है कि पहले एक ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है। तो जो ऑफरर था उसने सामान भेज दिया था, लेकिन ऑफरी तक सामान पहुंच ही नहीं पा रहा था। क्यों नहीं पहुंच पा रहा था? क्योंकि वो जो ट्रक जिसमें सामान रखा के जा रहा था वो रास्ते में ही रुका हुआ था, लॉकडाउन के कारण आगे ही नहीं जा पा रहा था। तो ऐसी कुछ दिक्कतें आई थी, ठीक है। नाउ ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन दैट अराइजेस इज वेदर द करंट सिचुएशन can enable parties to a contract to alter their obligation with non-compliance of terms, neither being regarded as a default committed by any party nor a breach of contract। ठीक है, तो ये कह रहा है यहाँ पे आपसे कि अब जो क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि जो करंट सिचुएशन है, ठीक है, जो करंट सिचुएशन वर्ल्ड में क्रिएट हो गई है कोविड-19 पेंडेमिक के कारण, क्या वो पार्टीज को इनेबल कर सकती है, जो पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट है, उन्हें क्या वो इतना राइट दे सकती है, इस तरीके से इनेबल कर सकती है टू ऑल्टर देयर ऑब्लिगेशन विद नॉन कंप्लायंस ऑफ टर्म्स, ठीक है, ताकि वो अपने ऑब्लिगेशंस को ऑल्टर कर सकें, ठीक है। वो अपने ऑब्लिगेशंस, जो उनके कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस थे, जो उनकी कॉन्ट्रेक्चुअल
लीगल ड्यूटीज थी उन्हें क्या कर सके, ऑल्टर कर सके विद नॉन कंप्लायंस ऑफ टर्म्स, ठीक है, वो भी अपने जो उनके जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स थे उन्हें बिना कंप्लायंस के। बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। नीदर बीइंग रिगार्डेड एज अ डिफॉल्ट कमिटेड बाय एनी पार्टी, और उसे एक डिफॉल्ट भी नहीं माना जाए कि वो किसी पार्टी ने डिफॉल्ट कमिट किया है, ना ही वो एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाए, ना ही वो एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाए, और वो नॉन कंप्लायंस भी करें टर्म्स का और अपने ऑब्लिगेशंस को चेंज भी करें, ठीक है, ऑब्लिगेशंस को ऑल्टर करते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करें, ठीक। There are certain well accepted practices for dealing with such extraordinary situation in commercial transaction by the inclusion of, ठीक है, force majeure and material adverse effect clauses। ये कह रहा है कि अभी क्या हुआ है, बहुत सारी वेल एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस आ गई हैं, ठीक है, बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस, बहुत वेल एक्सेप्टेड, जिन्हें बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया जाता है, ऐसी प्रैक्टिसेस आ गई हैं। किसमें आ गई हैं? वो प्रैक्टिसेस आ गई हैं आपकी, और वो वेल एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस किस चीज की हैं, ठीक है, वो डील करती हैं ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन से जो कि कोविड-19 पेंडेमिक ने हमारे सामने ला करके खड़ा कर दी है, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन से डील करने वाले वेल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स या प्रैक्टिसेस क्या है, वो है आपके, ठीक है, कमर्शियल ट्रांजेक्शन की जब हम बात करते हैं तो वो है पहला फोर्स मेज्योर। क्या है? फोर्स मेज्योर। फोर्स मेज्योर का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। फोर्स मेज्योर का मतलब किसी को भी पता है? फोर्स मेज्योर का मतलब होता है एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है। तो पहला है फोर्स मेज्योर और दूसरा है मटेरियल एडवर्स इफेक्ट, मटेरियल एडवर्स इफेक्ट क्लॉज, ठीक है, MAE, ठीक। बात समझ गए यहाँ पे? तो ये कह रहे हैं कि भाई अब जो पार्टीज हैं, क्या उन्हें ये सिचुएशन कोविड-19 पेंडेमिक ने जो सिचुएशन ला करके खड़ा कर दी है, क्या ये उन्हें इनेबल करती है कि वो बिना नॉन कंप्लायंस ऑफ टर्म के साथ साथ अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को ऑल्टर कर सकें और उन्हें उसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी ना माना जाए, ठीक है, और ना ही वो ऐसा बोला जाए कि वो एक डिफॉल्ट है एक पार्टी की तरफ से, ठीक। बात समझ में आ गई? तो ये कह रहा है कि ये चीजें पॉसिबल हैं क्योंकि कुछ ऐसी वेल एक्सेप्टेड पॉलिसीज प्रैक्टिसेस अब आ चुके हैं कमर्शियल ट्रांजैक्शन में, जैसे कि पहला है आपका फोर्स मेज्योर और दूसरा है आपका मटेरियल एडवर्स इफेक्ट, MAE क्लॉज, ठीक। चलिए, determination of the types of circumstances so covered by the force majeure clause contained in a contract is essential। चलिए, ये बोल रहा है कि जो डिटर्मिनेशन होगा, ठीक है, किस चीज का, कि जो सर्कमस्टेंसेस हैं जो कि फोर्स मेज्योर क्लॉज कंटेन करेगा, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि फोर्स मेज्योर के अंदर कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस आएंगे, उस चीज का डिटर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज में एसेंशियल है ना। कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज में ये चीज लिखी होनी चाहिए कि फोर्स मेज्योर में कौन कौन से क्या आएंगे, फोर्स मेज्योर में कौन कौन से सिचुएशंस आएंगी, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस फोर्स मेज्योर के अंदर आएंगे, ठीक है। इस चीज का डिटर्मिनेशन आपके कॉन्ट्रैक्ट में ही हो जाना चाहिए। ये चीज ये कहना चाह रहा है हमसे। दूसरा कह रहा है कि प्रोविजन, ठीक, ऑफ फोर्स मेज्योर ऑफन कवर नेचुरल डिजास्टर लाइक हरिकेन्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स एज एक्ट ऑफ गॉड। दूसरा कह रहा है, ठीक है, कि ये जो फोर्स मेज्योर है ना, ये जनरली किन चीजों को कवर करता है, ये ऐसी चीजों को कवर करता है जैसे हरिकेन, ठीक है, हरिकेन के बाद आपका फ्लड्स, ठीक है, उसके बाद आपका अर्थक्वेक, है ना, सुनामी, ठीक है, और इन सभी को वो क्या बोलता है, इन सभी को बोलता है वो एक्ट ऑफ गॉड। क्या बोलता है? एक्ट ऑफ गॉड बोलता है, ठीक है। चलिए, अदर कवर्ड इवेंट्स में इंक्लूड वॉर, टेररिज्म, सिविल डिसऑर्डर, फायर, ठीक है, ठीक है। अदर कवर्ड इवेंट्स में इंक्लूड वॉर, टेररिज्म, सिविल डिसऑर्डर, फायर, डिजीज, मेडिकल एपिडेमिक्स, ठीक है, और बाय रीजन ऑफ एप्लीकेबल लॉज और रेगुलेशंस। चलिए, दूसरी चीजें एक्ट ऑफ गॉड में क्या इंक्लूड की जाती है ये बता रहा है। तो वो इंक्लूड करता है वॉर, युद्ध, टेररिज्म, आतंकवाद, सिविल डिसऑर्डर, माने कि आपकी कंट्री की सिविल ऑर्डर जो है वो तहस नहस हो जाए, ठीक है, उसमें कुछ दिक्कतें आ जाएं, और दूसरी चीज फायर, आग लग जाए, ठीक है, या फिर
डिजीज या फिर मेडिकल एपिडेमिक, ठीक है, एपिडेमिक मतलब कि वही पेंडेमिक आपका है ना, महामारी, कोई एपिडेमिक फैल जाए डिजीज से, मेडिकल मेडिसिन से, ठीक है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए पूरी कंट्री में, और बाय रीजन ऑफ एप्लीकेबल लॉज और रेगुलेशन, या फिर जो लॉज और रेगुलेशन उस टाइम पे अप्लाई किए गए हैं उनके रीजन के कारण कोई ऐसी कंडीशन आ जाए तो वो भी फोर्स मेजोर के अंदर आती है। बात समझ में आ गई यहां तक? चलिए, तो broadly the courts have interpreted the term force majeure as an event that can neither be anticipated nor controlled by either of the contracting parties। तो ये कह रहा है कि जो फोर्स मेजोर वर्ड है ना, उसको कोर्ट ने किस तरीके से इंटरप्रेट किया है, उसको कोर्ट ने इस तरीके से इंटरप्रेट किया है कि फोर्स मेजोर ऐसे इवेंट होते हैं जो कि कोई भी एंटिसिपेट नहीं कर सकता, ना ही तो दोनों ही कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज में से, ना ये ना वो, दोनों ही उस चीज को एंटिसिपेट नहीं कर सकते और ना ही उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या मान लीजिए आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, कुछ करोड़ों की डीलिंग होने वाली थी, सब लीगल था, सब कुछ था, ठीक है, वो होने वाली थी अप्रैल 2020 में, और क्या आपने फोर्सी किया था कि कोविड-19 पेंडेमिक आने वाला है? क्या मैंने किया था? नहीं, ठीक है। क्या आप उसे कंट्रोल कर सकते थे? नहीं। क्या मैं उसे कंट्रोल कर सकता था? नहीं। तो एक तरीके से वो क्या हुआ, फोर्स मेजोर हुआ। लेकिन पहले हम हमारी पूरा ये पैसेज पढ़ लेते हैं, ठीक है, पहले पैसेज को टुकड़ों में समझ लेते हैं, फिर एक बार पूरा पैसेज ढंग से समझेंगे और उसके बाद हम हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे जब हम सॉल्व कर रहे हैं बहुत इजीली, बहुत धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ये बात आप मान के चलिए कि जब आप क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करेंगे तो आपको चीजें आनी चाहिए, ठीक है, तुरंत आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे तो मैंने आपको स्ट्रिंजेंट का मीनिंग बताया, अनप्रेसिडेंटेड का मीनिंग बताया, उसके बाद मैंने आपको एक और मीनिंग बताया था, उसका मतलब क्या था, इम्पेडिमेंट्स का मतलब भी मैंने आपको बताया था, है ना। तो जब सारी मीनिंग मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं, लेकिन वहां पे बताने के लिए कोई नहीं रहेगा, तो वहां पे चीजों को हमें समझना है। अगर कोई मीनिंग नहीं समझ में आता है ना कभी, तो उसको क्या करेंगे आप, उसको आप कॉन्टेक्स्ट से समझिए, ठीक है। जो पूरा स्टेटमेंट लिखा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पेडिमेंट्स, एंड के बाद क्या लिखा हुआ है, इम्पेडिमेंट्स टू बिजनेस इन कंडक्टिंग देयर नॉर्मल ऑपरेशन। कि भाई इम्पेडिमेंट्स का मतलब क्या होता है, लेकिन इम्पेडिमेंट्स का मतलब बोल रहा है कि बिजनेस में इम्पेडिमेंट्स आए तो उसके कारण क्या हुआ कि वो अपना नॉर्मल बिजनेस कंडक्ट नहीं कर पाई। तो नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल रूटीन अगर कोई इंसान नहीं कंडक्ट कर पा रहा है, तो क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके बीच में रुकावटें आ रही हैं। बात हम समझ गए, हम बहुत स्मार्ट हैं। तो अब जब रुकावटें आ रही हैं तो इम्पेडिमेंट का मतलब क्या हुआ, रुकावटें हुआ। तो ऐसे कंटेक्स्ट से चीजें समझ जाइएगा, ठीक है, और घबराना नहीं है, सब बहुत इजी होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे चल करके आधा पैसेज और बचा है वो पढ़ लेते हैं, फिर उसके नेक्स्ट स्लाइड पे थोड़ा सा पैसेज और बचा है वो भी पढ़ लेते हैं, पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं, फिर एक बार पूरे पैसेज को एक साथ देख लेंगे कि क्या ये पैसेज हमसे कहना चाह रहा है, और उसके बाद हम इसके जो 4 क्वेश्चन है वो देखेंगे। देखिए 4 क्वेश्चन के लिए कितनी मेहनत हमसे ये पैसेज करवा रहा है। बात समझ में आ गई यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है? चलिए, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रहा है कि अ फोर्स मेजोर क्लॉज अप्लाइज इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑनगोइंग कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स वेयर एज एन MAE और मटेरियल एडवर्स चेंज, ठीक है, MAE और MAC clause applies to the allocation of risk in transaction before their closure or completion, ठीक है। ये कह रहा है कि फोर्स मेजोर क्लॉज जो है ना वो किन कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट के कंटेक्स्ट में अप्लाई होता है, ठीक है, ऑनगोइंग कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट, ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट जो ऑनगोइंग है, जो चल रहे हैं, जो हो रहे हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में फोर्स मेजोर अप्लाई होता है। वहीं MAE मटेरियल एडवर्स इफेक्ट या फिर मटेरियल एडवर्स चेंज, MAC क्लॉज किस पे अप्लाई होते हैं, वो अप्लाई होते हैं टू द एलोकेशन ऑफ रिस्क इन ट्रांजैक्शन बिफोर देयर क्लोजर और कंप्लीशन, ठीक है। चलिए, वो ऐसे ट्रांजैक्शन, ठीक है, ऐसे ट्रांजैक्शन की क्लोजर और कंप्लीशन के रिस्क के पहले, ट्रांजैक्शन के क्लोजर और कंप्लीशन, ठीक है, ट्रांजैक्शन क्लोज होने के या ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के पहले जो रिस्क इन्वॉल्व होती है ना, उसके
अलोकेशन के लिए वो होते हैं, ठीक है। उसको बेसिकली उसको कवर करने के लिए आप बोल सकते हैं कि उसको कवर करने के लिए वो होते हैं, ठीक है। तो फोर्स मेजोर क्या होता है? फोर्स मेजोर होता है कंटेक्स्ट ऑफ ऑनगोइंग कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट के लिए होता है, और ये मटेरियल एडवर्स चेंज या मटेरियल एडवर्स इफेक्ट जो होता है वो जो ट्रांजेक्शन है उसके क्लोजर और कंप्लीशन के पहले जो रिस्क इन्वॉल्व रहती है उसके लिए होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए, तो बेसिकली फोर्स मेजोर जो है वो जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता तब तक करेगा, ठीक है। मान लीजिए कि एक का कहना है कि भाई एप्पल सप्लाई करने 50 किलो, है ना, ठीक है, कश्मीरी एप्पल ही चाहिए उसको, वो कश्मीरी एप्पल सिर्फ एक ही बाग में मिलते हैं इंडिया में और कहीं नहीं मिलते, ठीक है। अब वो बोलता है हाँ ठीक है सर मैं कर दूंगा, इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है, 500 किलो एप्पल आने वाला, ये वो ऐसा वैसा सारी बातें उनकी हो जाती है, ठीक है, बात खत्म होती है। क्या होता है, वो पैसे भी दे जाता है कि ये 50 किलो एप्पल के पैसे पकड़ो, मेरे को भिजवा देना, लेकिन एक बीमारी आ जाती है एप्पल्स में और सारे एप्पल खराब हो जाते हैं, उस बार की पूरी फसल खराब हो जाती है। तो ये अब देखिए, एक पार्टी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया लेकिन दूसरी पार्टी नहीं कर पाई, तो एक्ट ऑफ गॉड जब तक कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता तब तक चीजों को कवर करता है। वो एक एक्ट ऑफ गॉड ही तो कहलाएगा कि एक बीमारी कहीं से आई जिसने पूरी फसल बर्बाद कर दी, उस पे ना उसका कंट्रोल था ना उसको उसने एंटीसिपेट की थी वो चीजें, है ना। वो तो ये सोच रहा था 2 दिन बाद तोड़ूंगा, खुद भी खाऊंगा, बेचूंगा भी, लेकिन वो नहीं बेच पाया, नहीं खा पाया, तो ऐसी चीजें। वहीं मटेरियल एडवर्स चेंज क्या होता है? मटेरियल एडवर्स चेंज जो ट्रांजैक्शन है दो लोगों के बीच में, उनके क्लोजर और कंप्लीजन के पहले जो रिस्क इन्वॉल्व रहती है उसके बारे में बात करता है, ठीक, बात समझ में आ गई? चलिए, तो दूसरी चीज बोल रहा है, पेंडेमिक एंड रिलेटेड consequences such as government action is a type of event covered by a force majeure clause, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पेंडेमिक और गवर्नमेंट एक्शन एक ऐसे इवेंट हैं जो कि किस से कवर किए गए हैं? फोर्स मेजोर के क्लॉज से कवर किए गए। किस क्लॉज से कवर किए गए? फोर्स मेजोर के क्लॉज से कवर किए हैं, माने कि एक्ट ऑफ गॉड से कवर किए गए हैं, ठीक है।